लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और इतिहास रच दिया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट 3.0 में कुल 72 मंत्री हैं। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मोदी सरकार 3.0 में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े चेहरों के साथ साथ कई नए चेहरे भी दिखाई दिए। इसके साथ ही कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में नहीं भी दिखने वाले हैं। ये किस तरीके से मोदी 2.0 से अलग है वो आपको बता देते हैं। स्मृति ईरानी इस नई सरकार में नहीं है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव जीते, उनका नाम भी नहीं था। नारायण राणे भी नहीं है। पुरुषोत्तम रूपाला भी नहीं है। कई नाम इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग जगत की तमाम हस्तियों के साथ साथ फिल्म के सितारे शामिल हुए। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, विक्रांत मैसे, राजकुमार हिरानी, रजनीकांत, अनुपम खेर, अनिल कपूर समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। तो अब से कुछ देर पहले ये जो कार्यक्रम है खत्म हुआ है। 72 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और नई सरकार ने अब कामकाज संभाल लिया है। लेकिन अहम बात यह है कि इस तस्वीर में जो हम देख रहे हैं इस वक्त सुमित, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको जगह नहीं मिली। स्मृति ईरानी जिनका जिक्र हमने किया, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, अजय भट्ट, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, अश्विनी कुमार चौबे, वी.के. सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, दर्शना जरदोश, वी मुरलीधरन, निशीत प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, मीनाक्षी लेखी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, पार्थी पवार, कपिल पाटिल और भगवत कराड़। ये तमाम लोग नहीं, इसमें बहुत से लोगों का टिकट कट गया था, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए थे। बहुत कुछ लोग लड़े और चुनाव हार गए, इसलिए उनका नाम कट गया। जैसे स्मृति ईरानी का नाम हो गया, जैसे राजीव चंद्रशेखर का नाम हो गया। पर कुछ लोग ऐसे थे चुनाव जीत कर भी मंत्रिपरिषद में जगह इस बार नहीं बना पाए। उसमें खास नाम रहा अनुराग ठाकुर का। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली, जिसमें एक रवनीत सिंह बिट्टू है पंजाब से और एक दक्षिण भारत तमिलनाडु से एल मुरुगन है। वो भी चुनाव हार गए थे नीलगिरी सीट पर और उनको भी इस बार आज शपथ दिलाई गई है। और भी हो सकता है, 1-2 नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन ये 2 नाम तो कंफर्म है जो चुनाव लड़कर हारे फिर भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। 2 खास मेहमान रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में संदीप शास्त्री जी। आप दोनों के लिए मैं जानता हूं कि बहुत रात हो गई है, बहुत लेट है, लेकिन शपथ ग्रहण जो हम अंदाजा कर रहे थे कि 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, वही कार्यक्रम 3 घंटे चला गया। तो आप दोनों ने रुकने का फैसला किया हमारे साथ, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल जी, आज के शपथ ग्रहण की आपको सबसे बड़ी खासियत क्या दिखाई दी? अगर आपको आज की एंकर लिखना हो, हेडलाइन लिखनी हो, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि हर इवेंट के 2 एंगल होते हैं। आप संभावना तलाशिए या आशंकाएं तलाशिए। आज के दिन में संभावना तलाशता हूं। मेरा कहना है कि मुश्किलें होती हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी चीज हो, वहां हमेशा मुश्किलें होती हैं, लेकिन हौसले भी होने चाहिए उसको आजमाने के लिए। तो मैं समझता हूं बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। मैं एक बात कहूंगा जिसको लेकर बहुत सारा कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, इसमें पहली बार मोदी जी गठबंधन ऐसा कर रहे हैं, तो जो टिकलिस इशूज हैं उनका क्या होगा? एक बात मैं बता दूं, 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र में, आज उस समय से नहीं, 3 सबसे अहम मुद्दे थे। वो वाजपेयी जी के जमाने में भी थे। वो था 370, मंदिर निर्माण, और एक बच गया था नागरिक संहिता। अब आप ये देखिए कि मोदी 3.0 में 2 मसले ऑलरेडी हल हो चुके हैं जी, और वो शायद सबसे ज्यादा कटीले विवादास्पद मसले थे जिनको वाजपेयी जी के जमाने में भी कारपेटिंग करनी पड़ी और आगे तक। ये देखिए कि वो दोनों मसले हल हो गए हैं। तो 2/3 अड़चन जो बीजेपी की मुख्य रूप से थी, वो उससे मुक्ति पा चुके हैं। रही बात कॉमन सिविल कोड की, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड एक ऐसा पॉइंट है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट, इस देश की अदालतें तमाम फैसलों में
तमाम ये बात कह चुकी हैं कि इस देश में इस पर जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। और तीसरा उसका द्वार है, जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार यह काम करे, राज्य सरकार जैसे गोवा उत्तराखंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अब बीजेपी को ये रिलीफ है कि अब जो मुद्दे आएंगे ऐसा कोई कठिन नहीं होगा कि जिस पर अनावश्यक हो। दूसरी बात जी, चंद्रबाबू नायडू, जैसा आपने खुद कहा सुमित जी, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी में एक वैचारिक समानता यह है कि दोनों फ्यूचरिस्टिक सोच के हैं, दोनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दोनों उसको भविष्य की चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दोनों का ये ध्येय है कि उससे पार पाया जाए। रास्ते अलग हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य अगर वही है। और मैं समझता हूं नीतीश जी ने जिस तरह से उस दिन बात कही थी, नीतीश जी भी पूरी तरह साथ हैं। इसलिए मैं इसमें संभावनाएं 70% देखता हूं, 30% तो चुनौतियां रहती